हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हेलो स्टूडेंट्स, happy 74 Republic Day. Today we are going to celebrate 24 Republic Day because it's a very important day for all of us. Because on 26 January 1950, the Constitution of India came into force. So we celebrate it. ओके क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम ये दिवस मनाते हैं। हकीकत तो यह है कि 2 महीने पहले यानी कि 26 जनवरी 1950 से 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 यानी 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान को लागू किया गया, लेकिन इससे पहले 26 नवंबर 1949 49 को हमारे देश का संविधान अंगीकृत हो गया था। लेकिन हमारे जो प्रमुख लीडर थे, हमारे देश के नेता, बात है 26 जनवरी 1930 की, हमारे देश का प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। उस समय के प्रमुख जो नेता थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को। उस दिन उन्होंने एक बात तय कर ली थी कि जब भी हमारे देश का संविधान लागू किया जाएगा वो 26 जनवरी के दिन ही किया जाएगा। इसलिए देश का संविधान तो वैसे 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, लगभग अंगीकार हो गया था, लेकिन इसे पूर्णतः लागू जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए लागू किया गया ताकि स्वाधीनता दिवस की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो हमेशा अमर रहे, हमेशा याद रहे। तो दोस्तों, सेलिब्रेट कीजिए इस दिवस को, यानी कि 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे को, और आइए मेरे साथ और इस हिंदुस्तान की नींव को और भी मजबूत कीजिए। मैं आपके लिए पृथ्वीराज हमेशा तैयार रहता हूँ, आपके हमेशा साथ रहता हूँ और हमेशा मेहनत करता हूँ मेरे विद्यार्थियों के लिए। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो फ्यूचर सिंपल टेंस मैंने आपको करवा दिया है। उससे आगे की मैं जो बात करने वाला था वो ये करने वाला था कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं, कौन कौन सी एडवर्ब्स आपको याद रखनी है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। पहले वो एडवर्ब करा दूँ, देन आफ्टर उसके बाद जो मैं स्टार्ट करूँगा वो मैं शुरू करने वाला हूँ आज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, लेट्स गो, चलो चलते हैं। आपको हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए, हिंदुस्तान की शिक्षा को विस्तार करने के लिए, विस्तारित रूप से आगे बढ़ाने के लिए ये पृथ्वीराज हमेशा आपके साथ तैयार है। जय हिंद, जय भारत। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फ्यूचर सिंपल टेंस। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस, इसका जो करवाने वाला था वो मैं आपको करवाने वाला था कि इसके एग्जाम के अंदर कौन कौन सी एडवर्ब हैं और कौन से रूल्स आपको याद रखने। तो 2 रूल्स हैं, आप देख लीजिएगा। पहले हम बात करें टर्म एडवर्ब के आधार पर, तो देखिएगा वैसे आप टर्म एडवर्ब ना कह के आप सीधा आपको याद रखना है, मैं सीधा बताऊं आपको। जैसे कि आप आ जाए नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ,
नेक्स्ट वीक, पहले वीक, फिर मंथ लिख देता हूँ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, अंडरस्टैंड, टुमारो। वैसे नेक्स्ट डे का मतलब ही वही होता है, टुमारो, आने वाला डे जो है, टुमारो। ये आपको याद रखना, ये आपको कहीं भी दिख जाए, नेक्स्ट डे याद रखना, नेक्स्ट डे आ जाए, नेक्स्ट नाइट आ जाए, नेक्स्ट वीक आ जाए, नेक्स्ट मंथ आ जाए, नेक्स्ट आपके ईयर आ जाए, नेक्स्ट। और एक याद रखें, टुमारो, ये एक्चुअली में जो होता है वो आपके फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए होते हैं। इस ये आपको कहीं भी क्वेश्चन में दिख जाए तो समझ लेना फ्यूचर सिंपल टेंस का क्वेश्चन है। तो देखिए एग्जांपल्स आपके सामने, जैसे आप कहेंगे यहाँ जैसे आपके खालिस्तान, हिंदी बोले तो, इंग्लिश में बोले तो ब्लैंक्स, अंडरस्टैंड, ब्लैंक्स आपके सामने है। 25 ईयर्स, 25 ईयर्स इसमें छुपा हुआ है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, 25 ये से मानना यहाँ होगा, इसमें छुपे होता है, ये से आपको अलग से लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर, अंडरस्टैंड। अब देखिएगा, ये देखिए नेक्स्ट ईयर आ गया, तो मैंने कहा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, टुमारो, ये जहाँ भी दिख जाए। अब आपका जैसे यहाँ आप सोचिए क्या आएगा, जैसे ऑप्शन ए में आपके दे रखा है शैल बी में आपका दे रखा है विल बी, अंडरस्टैंड, सी में दे रखा है आपके शुड बी, डी में दे रखा है इज, अंडरस्टैंड। देख अब बताइए, अब आप कॉमन सेंस की बात है, आपको पता चलना चाहिए कि सेल जो है वो आएगा फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ, तो यहाँ तो ही है, थर्ड पर्सन है, तो ये तो हो नहीं सकता सेल, तो सेल भी तो सवाल पैदा नहीं होता है। अब देखिएगा विल बी, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि आपको पता है थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन के साथ फ्यूचर सिंपल टेंस में विल आता है, और विल भी होगा। ये कह रहा है कि जो है ना वो नेक्स्ट ईयर, अगले साल, नेक्स्ट ईयर वो 25 साल का होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर अगले साल वो 25 साल का होगा, हो जाएगा, ठीक है ना। तो विल बी, ये आपका राइट है, ये इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता, और ये भी नहीं हो सकता, अंडरस्टैंड। ये तो मतलब ही नहीं है, प्रेजेंट आपके कॉन्टिन्यूस है, तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्लियर। तो आपका आंसर इसका हो गया विल बी, यानी बी आंसर है, अंडरस्टैंड। तो ऐसे याद रखना, यहाँ क्या होगा विल बी, याद रखना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा अब जैसे मैं आपको बता दूं, there next month, अंडरस्टैंड। अब बताइए यहाँ क्या होगा, देखिएगा वी है, वी के साथ, वी क्या है फर्स्ट पर्सन है, वी और आई, इसके साथ सेल आता है, वी सेल, क्या आ जाएगा वी सेल, वी सेल गो देयर नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने वहाँ जाएंगे, अगले महीने जाएंगे, नेक्स्ट, वी सेल गो देयर नेक्स्ट मंथ, तो इसमें सेल आएगा। कभी कभी ये दोनों ही पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना सेल को, आपके ऑप्शन ए में सेल को हो सकता है, बी में विल को हो सकता है, और सी में शुड को हो सकता है, वुड को हो सकता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर होगा सेल को, वी सेल गो देयर नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने वहाँ जाएंगे, तो देखिएगा आपके सेल को होगा। तो क्लियर, आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखना है, तो आप याद रहे, दिमाग के अंदर आपको स्टोर रखना है, योर माइंड, इन योर माइंड फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। आगे बढ़े,
अब मैं आपको दूसरा रूल्स बता देता हूँ, सेकंड रूल बता देता हूँ। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपको बस कॉन्सेप्ट इतना ही है कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, टुमारो, ये जहां भी दिखे समझ लेना फ्यूचर सिंपल टेंस है। आगे बढ़ते हैं। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का मेरा ये वतन। देखिएगा यहाँ पर ये नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, ये तो हो गया। सेकंड जो रूल है ये, इसको आप लिख सकते थे रूल नंबर 1। वो रूल नंबर 1 था, याद रखना भाई, रूल नंबर 1 था वो। रूल नंबर 2 बताता हूँ मैं आपको। रूल 2, सेकंड रूल जो है ना, वो क्या देखना है, इट इज यूज्ड in conditional sentence, conditional sentences, यानी कि ये ई है, ठीक है ना, क्या ई, ये याद रखना। ओके, इट इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कि कंडीशनल जो सेंटेंस है उसमें भी फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होता है, उपयोग होता है। ऐसा का ऐसा था आपके पास्ट परफेक्ट में भी था, कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट भी आता है, और एक आता है फ्यूचर सिंपल टेंस भी आता है। कंडीशनल मतलब शर्त वाला वाक्य, जिनमें शर्त हो, ऐसा वाक्य जिसमें शर्त छुपी हो। जैसे यदि तुम यहाँ आते तो मैं तुम्हारी मदद करता, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो जीवन में तुम सफल होते, है ना। यदि कठिन परिश्रम करते या कठिन परिश्रम करोगे, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप जीवन में सफल हो जाओगे। अंडरस्टैंड? यदि आप यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यानी यदि का मतलब इफ़, और इफ़ का मतलब होता है वहाँ पर आपको कंडीशन है, मतलब कंडीशनल सेंटेंस है, शर्त छुपी हुई है। तो शर्त वाले जो सेंटेंसेस है, कंडीशनल सेंटेंसेस है, उसमें आपका फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। एग्जाम्पल्स, इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने एग्जाम्पल देखिएगा। इफ यू, याद रखिए, मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आप याद रखना, विशेष जुड़े हुए रहना, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। इफ यू वर्क हार्ड, यू will get success। इस सेंटेंस पे देखिए, गौर से देखिए प्लीज, आपको इसको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यहाँ पर देखिए, इफ के बाद वाला जो यहां तक एक सेंटेंस है, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये जो इफ के जस्ट बाद आता है ना, इफ के जस्ट बाद वाला, वो हमेशा होता है प्रेजेंट सिंपल। याद रखना, एक प्रेजेंट सिंपल होगा तो एक होगा फ्यूचर सिंपल। यहां पर देखिए प्रेजेंट सिंपल है। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो तो आप क्या करेंगे, यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी, यह सफलता प्राप्त करोगे आप। ये देखिए वापस लिखता हूं, यू था यहाँ, वाई यू, अंडरस्टैंड। यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी, आप सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप कठिन परिश्रम करते हो तो आपको सफलता मिलेगी या सफलता प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा, इफ के बाद वाला जो सेंटेंस है ना, वो आता है प्रेजेंट सिंपल में। याद रखना, दोनों फ्यूचर में नहीं आएगा। इफ के जस्ट बाद वाला सेंटेंस आएगा प्रेजेंट सिंपल में, और उसके बाद वाला जो आएगा ना, वो आएगा फ्यूचर सिंपल में। ये देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस है, ये है ना, लेकिन यहां पर कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। इफ के बाद आएगा प्रेजेंट सिंपल, उसका अगला आएगा फ्यूचर सिंपल। ये याद रखना आप, इफ वाला सेंटेंस यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, इफ ही कम्स। अब आपको पता है यहाँ कम्स क्यों है, क्योंकि वर्ब की क्या है, फिफ्थ फॉर्म, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किसके साथ आती है, थर्ड पर्सन है या सिंगुलर है उसके साथ आती है। लेकिन यू के साथ क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यहाँ वर्ब है। लेकिन ये क्या थर्ड पर्सन है या सिंगुलर है, तो उसके साथ कम्स आएगी, कम नहीं आएगी। यहाँ पर वी होता, यू होता,
दे होता तो कम हो जाता, लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए कम्स होगा। अंडरस्टैंड? इफ ही कम्स हेयर, यदि वे यहां आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। इसका मतलब ये भी होता है यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो देखिएगा इफ के बाद वाला आएगा प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन बाद वाला क्या आएगा, इसके बाद वाला वो आएगा आपका फ्यूचर सिंपल में। तो ये तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। इफ ही कम्स हियर, आई विल हेल्प हिम, यदि वह यहां आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा, यदि वह यहां आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। याद रखिए ऐसे होगा। अब यहाँ यदि वह आएगा, बोलने में तो फ्यूचर लग रहा है, यदि वह आएगा तो मैं मदद करूंगा, दोनों में गा आ रहा है, तो आपको लग रहा है बोलने में क्या है, बोलने में आपको फ्यूचर है। इसलिए गा गे गी वाला लफड़ा छोड़ो, गा गे से कोई मतलब नहीं है। बड़े दुख की बात है कि पुराने समय में इंग्लिश के अंदर बहुत ही अजीब तरीके से पढ़ाया जाता था। गा गे गी ता ते, इनमें आपके ता ते ती है तो प्रेजेंट सिंपल है, गा गे गी है तो फ्यूचर है, ऐसा कहीं भी नहीं है। ये देखिए दोनों जगह गा बोलने में आ रहा है कि यदि वे यहाँ आएगा तो मैं मदद करूंगा, दोनों में गा है, लेकिन फिर भी कोई गा नहीं है। यहां पर देखिएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस है और यहां फ्यूचर सिंपल टेंस है, इसलिए गा गे वाला लफड़ा छोड़ो, आपको कॉन्सेप्ट करना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट कराता हूं बेटा, गा गे से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको ईमानदारी से अध्ययन करा रहा हूं, मेरे अध्ययन को समझिए। इफ के जस्ट बाद आएगा प्रेजेंट सिंपल, उसके अगला सेंटेंस आएगा वो आएगा फ्यूचर में, दोनों कभी भी फ्यूचर सिंपल में नहीं आएगा, ये नोट करना। प्रेजेंट के बाद वाला इफ के बाद वाला प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद वाला फ्यूचर सिंपल। तो ये याद रखना है, क्या आगे का यहाँ चक्कर याद नहीं रखना है, यहाँ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। इफ के बाद वाला प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद वाला फ्यूचर सिंपल। तो हो गया इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम। यहाँ देखिए मैंने विल किया, सेल नहीं किया है, जबकि सेल करना चाहिए, फिर भी मैंने विल किया। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन मैं आपको मॉडल्स कराऊंगा ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। यहाँ पर प्रोमिस है, वादा हो रहा है, ये वादा किया जा रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और जब प्रोमिस किया जाए तो आई के साथ में सेल नहीं बल्कि विल लगता है। आई के साथ में हमेशा फ्यूचर टेंस में सेल आता है, आई और वी के साथ में, लेकिन जब वहां वादा हो, वहां प्रोमिस है, थ्रेट है, धमकी है, इस कंडीशन में आपको याद रखना है फर्स्ट पर्सन के साथ विल आता है, बाकी तो सेल आता है, लेकिन प्रोमिस है, थ्रेट धमकी है, तो उस कंडीशन में उल्टा हो जाता है। आई और वी के साथ तो आ जाता है विल, और यू ही उनके साथ जब विल आना चाहिए, जबकि उनके साथ आ जाएगा सेल। क्यों? यहाँ वादा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर विल आया है। यहाँ वादा नहीं होता ना तो यहाँ सेल हो जाता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, और मैं आपको मॉडल्स करूंगा उसमें और समझूंगा आपको। अंडरस्टैंड? तो ये याद रखिए। कंडीशनल सेंटेंस में भी आपको याद रखना है, फ्यूचर सिंपल होता है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट नाइट, उसमें भी प्रेजेंट सिंपल होता है। तो प्रेजेंट सिंपल का रूल खत्म, दो रूल थे क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कराने से पूर्व आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। बड़े आगे? ठीक है बच्चों। देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस तो हो गया क्लियर। अब यहां पर कर देता हूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस अंडरस्टैंड? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस करा रहा हूं,
इससे पूर्व आपको बता दूं इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब, और कौन सी मेन वर्ब आएगी, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं। तो देखिएगा, ऑक्सिलरी, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब जो आएगी वो या तो सेल भी, देखिए खाली सेल नहीं आएगा, सेल के साथ भी आएगी, कारण क्योंकि हम इसमें मैन वर्ब में कौन मैन फॉर्म, मैन जो वर्ब आएगी वो कौन सी फॉर्म आएगी, वो आएगी फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो सेल के बाद में सीधी आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि सेल मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो फर्स्ट फॉर्म की भूमिका निभा रही है यहाँ पर बी। इसके बाद में आप लिख सकते हो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसलिए जब भी आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस करना हो तो सेल बी करना होता है, या करना होता है विल बी, विल बी। याद रखना ये बी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह भूमिका निभा रहा है, अंडरस्टैंड? ओके, तो सेल बी या विल बी ये आएगा ऑक्सिलरी वर्ब कहता है पर भी। इसके बाद मैन वर्ब, मैन वर्ब, मैन वर्ब है वही कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आएगी। फोर्थ फॉर्म बोले तो आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं इसको, ये आएगी आपको। और मैंने जब शुरू में करवाया था टेंस स्टार्टिंग की थी उसी दिन मैंने कहा था आईएनजी फॉर्म हमेशा कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी कहलाती है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। ये मैंने कई बार बोला है ना, आप देख लीजिए कॉन्टिन्यूस है ना, फ्यूचर है लेकिन है तो कॉन्टिन्यूस फ्यूचर में भी, इसलिए आईएनजी फॉर्म है, अंडरस्टैंड? आईएनजी फॉर्म आएगी। ये कॉन्टिन्यूस कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर, उसमें आईएनजी फॉर्म आती है, अंडरस्टैंड? कॉन्टिन्यूस में। ओके, जैसे फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, इस आईएनजी फॉर्म का एक दूसरा नाम है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अंडरस्टैंड? तो ये आपको दो ध्यान रखना है यहाँ पर, ऑक्सिलरी वर्ब और मैन वर्ब। स्क्रीनशॉट ले लें या जाए या नोट कर लीजिए जी, उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूँ। ओके, तो देखिए अब हम जो कर रहे हैं वो देखिए, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो करा दूँ वो अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा। सबसे पहले अफर्मेटिव होता है, आपको पता है सेंटेंस, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अंडरस्टैंड? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस ये देखिएगा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद शैल बी या विल बी, ठीक है ना? या तो आएगा शैल बी, आपको पता है शैल बी किस में आएगा, वर्ब सॉरी वर्ब क्या पर्सन्स, यदि फर्स्ट पर्सन है आई वी तो उसके साथ आएगा शैल बी, या फिर आएगा विल बी। ये देखिए बीच में इसको अलग कर रहा हूँ, ये इस दोनों को उड़ता, चाहे ये आएगी, इन दोनों में से एक वर्ब आएगी। तो यानी फर्स्ट पर्सन है तो आएगा शैल बी, सेकंड या थर्ड पर्सन है तो आएगा विल बी, विल बी। जब सेकंड या थर्ड पर्सन होगा ना तब तो आएगा विल बी, और यदि फर्स्ट पर्सन होगा तो आएगा शैल बी। इसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म, अभी मैंने बताया था वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। उसके बाद आपको पता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है अदर वर्ब या एडवर्ब्स भी कह सकते हैं। ओके, तो ये वो आप देखिएगा। अब यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ, ये जो शैल है, ये जो विल है, ये क्या है, ये मॉडल वर्ब्स हैं, और इनके बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसलिए ये फोर्थ फॉर्म सीधी तो आ नहीं सकती, इसलिए इस फोर्थ फॉर्म सीधी तो आ नहीं सकती मॉडल वर्ब के बाद, इसलिए फर्स्ट फॉर्म की भूमिका कौन निभा रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बी निभा रहा है, इसलिए आएगा शैल बी या विल बी, अंडरस्टैंड? और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। देखिए सीधा विल वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं आ सकता, शैल वर्ब की फोर्थ फॉर्म सीधा नहीं आ सकता, इसलिए शैल बी या विल बी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, अंडरस्टैंड? और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब मैं एक सेंटेंस बोलना चाहता हूं, कल तक
वह कहानी लिख रहा होगा, कल तक वह कहानी लिख रहा होगा। तो देखिएगा, आप कहेंगे ही विल बी, वह लिख रहा होगा ना, ही विल बी राइटिंग, he will be writing a story, he will be writing a story, he will be writing a story from tomorrow, ये देखिए, यानी कि कल तक वह कहानी लिख रहा होगा, यानी कि उसकी कहानी इतनी लंबी है कि कल तक वो लिख रहा होगा, या कल तक वो कहानी शुरू कर देगा, कहने का मतलब लिख रहा होगा। तो ही विल बी राइटिंग अ स्टोरी फ्रॉम टुमारो। ओके, यहां पर देखिए ये विल है, तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भूमिका निभा रहा है बी, फिर आया फोर्थ फॉर्म, क्योंकि विल के बाद में सीधी फोर्थ फॉर्म नहीं आ सकती, इसलिए फर्स्ट फॉर्म की भूमिका निभा कौन रहा है, बी निभा रहा है। क्योंकि विल के बाद में या शैल या शुड, कैन, कुड, मैंने बता रखे 13 मॉडल वर्ब्स, उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो बी या फर्स्ट फॉर्म की भूमिका निभा रहा है। फर्स्ट फॉर्म बी आ गया, फिर फोर्थ फॉर्म लिख सकते हो, इसलिए बाद में फोर्थ फॉर्म लिख दिया। अंडरस्टैंड? तो बी याद रखना, ये बी जो है ना, ये करना जरूरी है फोर्थ फॉर्म से पहले। देखिएगा, दिख रहा है सबको साफ? मैं ये घेरा नहीं, ये घेरा मिटा रहा हूँ, दिख रहा है वापस? दिख रहा ना बी, ये बी लिखा हुआ है, यू कैन सी, गहरा कर दिया, देखते हैं, ये देखिएगा। अंडरस्टैंड? अगला, अध्यापक जी कहानी लिख रहे होंगे, तो वापस वही बात है, द टीचर विल बी राइटिंग अ स्टोरी। ओके, आप कहेंगे अध्यापक जी पाठ पढ़ा रहे होंगे, तो आप क्या कहेंगे, द टीचर पढ़ा रहे होंगे, द टीचर विल, इसके साथ भी विल लगेगा, क्योंकि सेल जो है ना, ये सेल भी, ये आई और वी के साथ आएगा, सेल भी, बाकी सब में विल भी आएगा। यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन है, यहाँ व्यक्ति का नाम जो है वो भी आपके थर्ड पर्सन में अदर में आ जाता है, तो ये भी आपको क्या लिखना है, इसके साथ भी विल भी आएगा। द टीचर विल बी टीचिंग जी, ये ठीक है ना, टीचिंग, द टीचर विल बी टीचिंग, पढ़ा रहे होंगे, विल बी टीचिंग अ लेसन, पाठ पढ़ा रहे होंगे, तो लेसन। अंडरस्टैंड? फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप हो गया। ये आप देखिएगा, एक सेंटेंस और, हम विद्यालय जा रहे होंगे, तो आप कहेंगे वी शैल बी गोइंग टू स्कूल, हम विद्यालय जा रहे होंगे, वी, अब ये फर्स्ट पर्सन है इसलिए शैल भी आएगा, क्या आएगा, शैल बी, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है इसलिए शैल भी आया। द टीचर या थर्ड पर्सन मतलब थर्ड पर्सन आ गया, ही भी थर्ड पर्सन है इसलिए विल बी, लेकिन वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है इसलिए शैल बी, वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। अंडरस्टैंड? स्कूल, वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। अंडरस्टैंड? ये आपका था अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके शॉर्ट भी दे सबने ले लीजिएगा। अफर्मेटिव के बाद मैं नेगेटिव की बात करता हूँ, ठीक है, बढ़े आगे। अब हम बात करेंगे नेगेटिव। देखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस, अंडरस्टैंड? नेगेटिव सेंटेंस देखिएगा, सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड, फिर विल नॉट या शैल नॉट, उसके बाद में भी आएगा, याद रखना, सब्जेक्ट या तो आ जाएगा विल नॉट को मैंने शॉर्ट में बताया था, वांट कहते हैं, क्या कहते हैं, वांट, और फुल लिखना चाहो तो विल नॉट। अंडरस्टैंड? विल नॉट ये ऐसे लिख सकते हो, आपको पता ही है, विल नॉट, लेकिन इसको शॉर्ट में क्या बोलते थे, वांट, ठीक है।
एक WANT वांट अलग होता है, उस वांट का मतलब होता है चाहिए, वो वांट ये होता है WANT वांट, इसका मतलब होता है चाहिए, ये अलग है, ये वांट अलग है, ये वांट अलग है, ध्यान रखना ये वर्ब है चाहिए, लेकिन ये क्या मॉडल वर्ब है और उसके साथ नॉट है, तो ये वांट शॉर्ट में लिखा गया, अंडरस्टैंड, याद रखना। तो विल नॉट को वांट भी कहते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वांट या सेंट, सेंट का मतलब होता है सेल नॉट, वो भी मैंने बताया था सेंट, ये शैल नॉट, शैल नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं सेंट, बता रखा क्योंकि नॉट तो लगा ना नेगेटिव है सेंटेंस, इसलिए आप शॉर्ट में लिख सकते हैं सेंट, पूरा लिखना चाहो तो सेल नॉट, वांट पूरा लिखना चाहो तो विल नॉट, अंडरस्टैंड। सब्जेक्ट वांट या सेंट प्लस उसके बाद आएगा बी, याद रखना, अब आएगा वापस बी और फिर वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद आप कहेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देन आफ्टर क्या लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड ओ डब्ल्यू, अंडरस्टैंड। ये है आपके सब्जेक्ट वांट या सेंट यानी विल नॉट या सेल नॉट, बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये आपका स्ट्रक्चर है, किसका है, नेगेटिव सेंटेंस का, अंडरस्टैंड। तो देखिएगा आगे मैं लिखाता हूं, जैसे आप कहेंगे बच्चा दूध नहीं पी रहा होगा, नहीं पी रहा होगा, तो द चाइल्ड, द चाइल्ड, द चाइल्ड, विल नॉट को बोलते हैं वॉन्ट, ओके, इसको ऑपोजिट बोलते हैं, ठीक है। तो द चाइल्ड वॉन्ट बी ड्रिंकिंग, नहीं पी रहा होगा, ड्रिंकिंग, तो बी तो आ गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म घूम के बी निभा दी, अब फोर्थ फॉर्म लिख सकते हैं ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मिल्क, मिल्क, अंडरस्टैंड, MILK, ये एल है, ठीक है ना, MILK मिल्क, क्लियर, याद रखें। अब आप कहेंगे संजू पत्र नहीं लिख रही होगी, तो आप कहेंगे संजू वांट, पर्सन का जो नाम है व्यक्ति का, लड़का या लड़की का जो नाम आ जाए तो उसमें वो क्या है, वो एक प्रकार का थर्ड पर्सन है, तो उसमें विल नॉट होता है, तो विल नॉट को वांट कहते हैं, वो तो मैंने बता दिया, इसलिए विल नॉट होता है। यदि फर्स्ट पर्सन होता तो सेंट होता, सेल नॉट। तो संजू वांट बी राइटिंग ए लेटर, लेटर, तो वो क्या हो गया, संजू पत्र नहीं लिख रही होगी, won't be writing a letter, हम कहानी नहीं पढ़ रहे होंगे, तो क्या होगा, we sent, we sent, sent का पूरा क्या होता है, sell not, short होता है sent, we sent be, पढ़ रहे होंगे स्टडिंग या रीडिंग भी कह सकते हो, रीडिंग या स्टडिंग, तो स्टडिंग, स्टडिंग, वी सेंट बी स्टडिंग, अ स्टोरी, कहानी नहीं पढ़ रहे होंगे ना, ए स्टोरी, तो क्या हो जाएगा, अ स्टोरी, अंडरस्टैंड, स्टोरी, फुल स्टॉप। तो ये आपका था, क्या था, ये सारा था नेगेटिव सेंटेंस, क्लियर, याद रखना। तो क्या क्या हो गया, पहले हमने किया था फ्यूचर सिंपल टेंस के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के लिए कौन सी एडवर्ब, कौन से रूल है इन, इट इज, मैंने बताया था इट इज इन कंडीशनल सेंटेंस, इट इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में भी इसका प्रयोग होता है, वो बता दिया मैंने। फ्यूचर सिंपल में जो एग्जाम में आए कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद मैंने बताया, उससे पहले और बताया था नेक्स्ट डे नेक्स्ट मंथ में क्या आधार पर क्वेश्चन जो आते हैं वो भी करा दिया था। फिर मैंने कराया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस, क्लियर। अब कल जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आप पढ़ते रहिए, घबराइए मत, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं हमेशा मेहनत कर रहा हूँ, मेरा एक ही मकसद है अपने विद्यार्थियों के लिए मेहनत करना, सो यू डोंट वरी बिकॉज आई एम विद यू ऑलवेज, आई am always with you,
मैं हमेशा आपके साथ हूँ। याद रहे, जो ऑलवेज लगाना है ना, वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद और मेन वर्ब से पहले लगाते हैं। इसलिए सेंटेंस ये बनेगा, आई एम ऑलवेज विद यू। ठीक है, आई एम ऑलवेज विद यू। या मेन वर्ब तो आई नहीं है, तो मेन वर्ब की भूमिका किसने निभा दी? एम ने ही निभा दी है। अंडरस्टैंड? तो टेंशन मत लीजिए बच्चों, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं मेहनत करूँगा आपके लिए। ओके, यू डोंट वरी। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, आप कमेंट कीजिए और जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको हमारी क्लास से जोड़ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़िए। आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप हर विद्यार्थी के पास मेरी ये क्लास पहुँचाओ, और मेरा फ़र्ज़ ये बनता है मैं आपके लिए मेहनत करूँ। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आगे भी मेहनत जारी रखूँगा। ओके, यू डोंट वरी। जय हिंद, जय भारत। और सुनिएगा वंस अगेन, एक बार दोबारा, एक बार फिर से, हैप्पी रिपब्लिक डे। ओके, जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू।